जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 4 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5वां चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर है 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है? त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, यह चैप्टर आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? दोस्तों इस चैप्टर में मैंने आप सभी भाई बंधुओं को अभी तक त्रिभुज से संबंधित प्रश्न करा दिए हैं। त्रिभुज क्या होता है और उनके अंगों के बारे में जानकारी दोस्तों मैंने आपको करा दी है। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी भाई बंधुओं को आयत के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि आज की क्लास में आप सभी भाई बंधु आयत क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और आयत से संबंधित जो हमारे सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, उनसे संबंधित आप सभी भाई बंधुओं को जानकारी सीखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों आज आयत को आप सभी भाई बंधुओं को विधिवत से सीखने को मिलेगा। ध्यान से दोस्तों देखिएगा और पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आयत। आज की क्लास की पहली हेडिंग क्या है? आयत। रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रेक्टेंगल पर चर्चा करने से पहले ध्यान से आप सभी भाई सुनिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज से देखने को मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप सभी वीडियो वहां से भी सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहता है चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर
तथा समांतर होती हैं। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं, तथा जिनका या जिसका तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण। तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है उसे आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, आयत कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं तथा जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? हमारा आयत कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे, ये दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हमारा एक आयत है, दिख रहा है दोस्तों? मान लेते इसका नाम हमारा है ए बी सी और डी। क्या कहा? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो दोस्तों ये ए बी बराबर किसके होना चाहिए? सी डी के। और ए डी बराबर दोस्तों हमारा किसका होना चाहिए? बी सी के। ये बात समझ? क्या ए बी बराबर सी डी को होना चाहिए और क्या ए डी बराबर हमारा बी सी के होना चाहिए। ठीक है। और तथा समांतर होनी चाहिए, जिसकी भुजाएं समांतर, यानी कि ए बी समांतर सी डी होना चाहिए और ए डी समांतर हमारा बी सी होना चाहिए। तो वह आकृति जो दोस्तों हमारी होगी वह क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। आयत एक प्रकार का दोस्तों चतुर्भुज है। चतुर्भुज कहने का मतलब चार भुजाओं से बंद आकृति, 1 2 3 4 भुजाएं है कि नहीं? तो यह चार भुजाओं से एक बंद आकृति है, इसलिए दोस्तों क्या कहेंगे? चतुर्भुज भी कहेंगे। यानी कि चार भुजाओं से जो आकृति बंद होती है, क्या कहा? चार भुजाओं से घिरी वह आकृति या चार भुजाओं से बंद वह आकृति। भाई बंद कहीं जाने का अंदर रास्ता है? किधर से कहीं से भी जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इसलिए दोस्तों यह क्या होती? आयत हमारी बंद आकृति होती है और इसमें कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है, इसीलिए सब क्या कहते हैं? चतुर्भुज भी कहते हैं। तो आयत का क्या? चतुर्भुज है। इसलिए मैंने कहा कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर भी होती हो। समांतर कहने का था जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती? बराबर होती। यानी कि यदि यहां मान लेते हैं ए डी हमारी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर है। तो जब आपको पता है दो भुजाएं कब समांतर होती हैं? दो भुजाएं कब समांतर होती है? मैंने पिछली क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में चर्चा भी की थी कि समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं क्या बोलते हैं? जिनके बीच का गैप क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहां पर 2 सेंटीमीटर तो यहां पर भी 2 सेंटीमीटर। जैसे ये दो भुजाएं कब समांतर होगी? जब यहां पर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का यहां पर गैप है, तो दोस्तों यहां पर भी क्या होना चाहिए? यहां पर भी हमारा 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यानी कि पूरी कहीं पर भी हम नाप ले सब जगह 2 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। तो वह दोस्तों हमारी क्या होंगी? वो दोनों भुजाएं हमारी समांतर होंगी। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे दोस्तों देखिए, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि यदि आयत होने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी चारों भुजाएं हैं, क्या चारों भुजाओं से बंद होता आयत है? क्या चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि आयत होने के लिए दोस्तों हमारा क्या होगा? ए बी बराबर दोस्तों हमारा कितना होगा? सी डी होगा तथा कितना? ए डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? बी सी होगा। कहने का मतलब यदि हम ए बी मान लेते हैं एल है और सी डी, तो फिर सी डी भी एल हो जाएगा। यदि हम ए डी बी मान लेते हैं तो हमारा सी बी भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बात समझ पाए? ये इसके बराबर है। ए बी बराबर हमारा दोस्तों किसके? सी डी के, जैसे आपने दिखा यहां पर, और ए डी बराबर किसके? हमारा बी सी के।
ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए। और क्या, ए बी जब ये बराबर होंगे दोस्तों तो क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। तो ए बी पैरेलल कितना, सी डी, तथा क्या ए डी पैरेलल, ए डी पैरेलल दोस्तों समांतर कितना, बी सी। तो डिफिनेशन से जो डिफिनेशन ने कहा था वही मैंने किया। कहा था कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो बराबर हो गई तथा समांतर होगी, तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण ए भी हमारा दोस्तों 90 डिग्री का होगा, कोण बी भी हमारा 90 डिग्री का होगा, कोण सी भी हमारा 90 डिग्री का होगा, और कोण डी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। इसलिए कहा इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होने का होता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया दोस्तों। ठीक है, या इसको और तो दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को कैसे लिखना चाहे, यदि हम क्या करते, तीन तरीके से लिखते, क्या, तीन, ए डी ए बी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को डी ए बी बराबर ए बी सी बराबर एंगल कितना, बी सी डी बराबर एंगल कितना, सी डी ए बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो 90 90 180 और 180 90 कितना होगा, 270, और 270 और 90 कितना, 360। अतः आयत के क्या, आयत के अंतः कोणों का योगफल, या आयत के सभी कोणों, जो सभी अंतः कोण मतलब अंदर के जो इतने कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट को दोस्तों लिख लीजिएगा। अतः नोट करके, क्या, आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, जो हमारे आयत के विकर्ण होते हैं, विकर्ण दोस्तों कैसे पता है, क्या, एक छोर को दूसरे छोर से मिला दें, यानी कि ए को डी से मिला दें, 90 को हटा दे रहे हैं दोस्तों, 90 समझ चुके हैं ना। और क्या करें, बी को डी से मिला दें, ये, अब मान लेते हैं बिंदु ओ पे काट रहे हैं। कहां पे काट रहे हैं, ओ पर। तो दोस्तों जो आयत के विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण जो दोस्तों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे, आयत के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे से आयत के विकर्ण एक दूसरे, या आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे लिख लीजिए। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, कहने का दोस्तों मतलब क्या, विकर्ण AC बराबर दोस्तों हमारा क्या होगा, विकर्ण AC बराबर क्या, यहां से स्पष्ट हो रहा कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण BD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखिए, जो आयत के विकर्ण है एक दूसरे को क्या, समद्विभाजित करते हैं। आयत के जो दोस्तों हमारे विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहां पर एक कट करते हैं वहां पर क्या कहते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन वहां पर समकोण नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों क्या, हमारा AC है तो AC हमारा बराबर किसके हो जाएगा, OC के। AC किसके बराबर होगा, AC हमारा OC के बराबर होगा, यानी कि ये AC किसके बराबर होगा, OC के। और जो हमारा क्या BO जो बराबर होगा हमारा, वो किसका, DO के बराबर हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं दोस्तों। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, क्या, आयत के दोनों विकर्ण
दोनों विकर्ण आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट, समद्विभाजित करते हैं परंतु समकोण पर नहीं काटते हैं, परंतु समकोण पर नहीं काटते। कहने का मतलब यानी जहां पे कट करते बिंदुओं पर यहां पर समकोण नहीं बनता, 90 डिग्री नहीं बनता है। क्या कहा? आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं। कहने का था दोस्तों क्या यहां से हमारा स्पष्ट हो रहा है क्या AO बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा AO बराबर किसका OC के होगा, और तथा क्या BO बराबर क्या हो जाएगा DO। AO बराबर OC लिख लिया या CO लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और BO बराबर कितना लिख लिया DO। या दोस्तों क्या आप आयत के विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इस आधार पर चाहे ये तो अलग अलग तो समद्विभाजित कर ही रहे हैं, यानी कि कितना BO बराबर DO हो रहा है, AO बराबर CO हो रहा है। या दोस्तों या ध्यान से देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या AO बराबर कितना CO बराबर कितना BO बराबर DO। क्यों? क्योंकि AB बराबर कितना AC बराबर हमारा BD है। क्या AC बराबर BD है, तो AC के साथ AC को क्या ही तो हम लिखा AC को ही तो AO बराबर CO लिखा, तो यहां पर AO बराबर CO लिख सकते हैं। बराबर लगा तो विकर्ण BD को ही तो हमने क्या लिखा BD को क्या BO और बराबर DO लिखा, तो इसके समय क्या BO बराबर DO लिख सकते हैं। तो दोस्तों 3 पॉइंट हमने आयत से संबंधित आपको लिखाए हैं। और दोस्तों क्या कि आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये तो आप पहले समझ चुके हैं, मैंने समझा भी दिया है। और क्या इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और इनके विकर्ण जहां दोनों विकर्ण आपस में मिलते हैं, जहां पर काटते हैं एक दूसरे को, वो क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। तो ये दोस्तों आयत हुआ और आयत के अंगों के बारे में जानकारी हो गई, यानी आयत से संबंधित जो पॉइंट थे दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों आयत से संबंधित कुछ फार्मूले पे चर्चा करते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको फटाफट आप लिख लीजिए फिर आप करते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए आयत से संबंधित फार्मूले। तो भैया फार्मूला देखते ध्यान से, आयत तो समझ ही चुके हैं ना। ये हमारा A है, ये B हो गया, ये C और D, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। इतना सीख चुके हैं ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, यदि मान लेते हैं हमारे AB L है तो आपको पता है CD भी L होगा कि नहीं होगा, और यदि AD हमारा B है तो CD भी हमारा कितना होगा, CB भी हमारा कितना होगा B होगा। तो यानी कि इसकी लंबाई L गुणे चौड़ाई
किसकी लंबाई, आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, यानी कहने का मतलब है यदि लंबाई l मान ले चौड़ाई b, तो आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है l इंटू बी होता है। दूसरा दोस्तों ध्यान से देखिए, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने कल की क्लास में या इसके पहले की चर्चा भी किया है कि आयत जिसका परिमाप निकालना हो, यहां तो आयत का परिमाप निकालना, जिस भी आकृति का परिमाप निकालना, उसकी सभी भुजाओं को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो दोस्तों जैसे हम इसका परिमाप निकालना है तो इसकी सभी भुजाओं को ऐड कर दो, कितना l, भाई ए बी कितना हमारा l हो गया, फिर बी सी कितना b हो गया, प्लस सी डी कितना l हो गया, और डी ए कितना या ए डी कितना b हो गया। यानी कहने का तो कितना l कितना हो जाएगा 2l हो गया, और b भी कितना हो गया 2b हो गया, 2 का मान लें l प्लस b, यानी कि आयत का जो हमारा परिमाप होता है 2l प्लस b होता है। क्या होता है, आयत का जो हमारा परिमाप का फार्मूला आया जाके दोस्तों, आयत का परिमाप, मैंने तो कहा था आपको फार्मूला याद करना ही नहीं है परिमाप का, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फार्मूला भी याद आ जाए तो क्या 2l प्लस बी लगा देंगे, आयत का परिमाप आ जाएगा, जहां l और b क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। क्लियर हो गया, ये बात समझ गए कि नहीं दोस्तों? ठीक है। आप दोस्तों ध्यान से पूछिए, ध्यान से देखिए, यदि आपसे दोस्तों तीसरा है फार्मूला, यदि आपसे पूछे आयत का विकर्ण, क्या आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डी इज इक्वल टू, ये होता अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आयत का विकर्ण क्या, यही तो होगा ए सी, और कौन सा बी डी, यही तो आयत के विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। यदि इनकी लंबाई पूछता है, वो क्या आयत का विकर्ण, यानी कि आयत की लंबाई, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई पूछता है तो आप डी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल क्या है लंबाई का स्क्वायर करेंगे और उसकी चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और बीच में क्या कर देंगे प्लस का साइन लगा देंगे, यानी कि लंबाई का वर्ग तथा चौड़ाई के वर्ग को दोनों आपस में ऐड कर दीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए वर्गमूल। तो दोस्तों हमारा क्या आयत का विकर्ण आ जाएगा। तो दोस्तों 3 फार्मूले हैं इस आयत से संबंधित। आयत का क्या क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर आयत का परिमाप निकालना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और दोस्तों उसके बाद आयत का विकर्ण डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो दोस्तों मैंने तीनों फार्मूले लिखा दिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इसको रख पड़े। चलिए अब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न कहता है आज की क्लास का, और वैसे दोस्तों अभी तक लेक्चर नंबर 4 तक टोटल 15 प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों उस हिसाब से देखें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 16। तो दोस्तों 16वां प्रश्न देखते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 40 मीटर है, तथा 40 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों क्या करा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 50 मीटर तथा 40 मीटर, यानी कि लंबाई दोस्तों हमारी कितनी होगी 50 मीटर हो गई और चौड़ाई कितनी होगी 40 मीटर। तो आपसे पूछा भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों लिखोगे दिया है, मैं क्या दिया है, क्या दोस्तों देखा, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, और दोस्तों इसको मान लेते हैं L, कितना होगा दोस्तों 50 मीटर। और दोस्तों आपको दे रखा है आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई को वृत्त कहते हैं ना, इसलिए 20 से लिख लेते हैं। और कितनी दोस्तों दे रखी, ध्यान से देखिए, कहा था लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा वो उसका मान पहला और जो दूसरे नंबर पे लिखा उसका मान दूसरा। तो पहले नंबर पे लंबाई लिखा इसलिए 50 होगा और चौड़ाई दूसरे नंबर पे इसलिए क्या होगा ये 40 मीटर, तो 40 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल, तो नीचे लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से दोस्तों पूरा क्वेश्चन विधिवत से दिया में लिखते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या लगाओगे, भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड कैसा आयताकार है तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या आयताकार भूखंड की लंबाई इंटू आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यानी कि दोस्तों L इंटू बी। और L कितना दोस्तों हमारा 50 और B दोस्तों हमारा कितना होगा 40, यानी कितना 5 चक्कू 20, 2000 मीटर स्क्वायर, या इसी को दोस्तों क्या कहते हैं वर्ग मीटर। क्या लिखोगे, अतः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना 2000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। दोस्तों देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है, कितना 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल बताइए। इस क्वेश्चन को लगाकर इसका दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या दोस्तों 18 क्या कहता है, इसको रब करते हैं। देखिए कहता है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है यदि इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 5:3 है यदि इसका क्षेत्रफल किसका, इस आयत का, यदि इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत
का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। दोस्तों इसको रब करें, चलिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3। मैंने पहले भी बता रखा है कि अनुपात कभी भी निश्चित नहीं होता है, यानी कि दोस्तों अनुपात जब भी दे रखा होगा तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में x लगा लेते हैं। लंबाई मान लेंगे इसकी 5x है और चौड़ाई कितनी मान लेंगे 3x है। फिर यदि इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि हमें क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो परिमाप तो फटाफट आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में l+b होता है, यही तो परिमाप होता है। तो दोस्तों l भी पता होना चाहिए, लेकिन यहां अनुपात में दे रखा है, इसीलिए दोस्तों क्या सबसे पहले l और b का मान निकाल लें और फटाफट इसमें परिमाप में रख देंगे। 2l+b में l और b की वैल्यू फटाफट परिमाप आ जाएगा। तो दोस्तों निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि माना आयत की लंबाई l बराबर, माना आयत की लंबाई l बराबर 5x, ठीक है, और आयत की चौड़ाई भी मान लीजिए, आयत की चौड़ाई b हो गया कितना 3x। और दोस्तों आपको क्या दे रखा है, दिया रखा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू दोस्तों आपको दे रखा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा भी सकता है। ज्ञात क्या करना, आयत का परिमाप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप फार्मूला लगाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी। क्या, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यानी कि लंबाई, आयत की लंबाई यानी कि l हो गया, इंटू चौड़ाई कितना b हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास कितने, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना 240, तो यहां लिख लिया 240, l कितना दोस्तों हमारा 5x हो गया, इंटू b कितना दोस्तों 3x हो गया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 240 बराबर 5 गुणे 3 करेंगे कितना हो गया दोस्तों, 5 गुणे 3 15, x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर बराबर कितना 240/15, 240/15 कट कर लीजिए, ठीक है, कितना 15 एकम 15, यहां भी दोस्तों कितना हो जाएगा 240 है ना, तो 15 एकम 15 हो गया, और कितना हो जाएगा ये 4 है भैया, ठीक है, 240 लिखा, 15 एकम 15 और कितना 9, 60 और 15 छक्का 90, यानी कि x स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 16, यानी कि x यहां से कितना √16, यानी कि x बराबर आ गया जाके 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। x की वैल्यू हमारी कितनी है कि 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। भाई 16 का वर्गमूल 4 ही तो होता है। आप ध्यान से देखिए, इस साइड में देखिएगा, यहां पर अब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो यहां से आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो क्या लिखोगे, आयत की लंबाई l बराबर भैया कितनी आ गई, देखिए 5 था, तो 5 इंटू कितना, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 हो गया, कितना 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर आ गई। इसी प्रकार दोस्तों आयत की चौड़ाई निकाल लीजिए, b कितनी आ गई, देखिए कितना 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों 4 आई, ये आपने देखा होगा, तो कितना होगा 3 चक्कू 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से l का मान दोस्तों हमारा जो आया जाके l बराबर कितना 20 आया जाएगा, b कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से फटाफट क्या निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप। तो आपको पता है l भी पता चल गया और b भी, तो आयत का परिमाप
अभी मैंने बताया था आपको फार्मूला, क्या, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, है कि नहीं? तो 2 कितना, 2 हो गया, l कितना हमारा 20 और b कितना हमारा 12, यानी कि दोस्तों कितना, 2 गोड़े 20 12 कितना 32 हो गया, और 32 दूना कितना होता है 64 सेंटीमीटर आ गया। कितना, 64 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, अतः आयत का परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, बस इसको समझने का प्रयास करिएगा, 2-3 बार लगाइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए यहां पे दोस्तों ये 4 लिखा है, ये दिख रहा होगा ना, आप देख ले, आप दिख रहा होगा जरूर, 4 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट लगा लीजिए। हो गया? चलिए आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए इसको रख कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर दोस्तों कहता है आपसे, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई का मान लगाओ, उसके चौड़ाई से 4 अधिक है, उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। आगे आपसे कहता है, यदि इसका अर्ध परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यदि इसका अर्ध परिमाप 48 सेंटीमीटर है, 48, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है, 4 सेंटीमीटर 4 अधिक है, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो मान लेंगे माना आयत की, इसको रब करें तो बताते हैं। मान लीजिए माना आयत की चौड़ाई बराबर x, देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए x सेंटीमीटर मान लेते हैं, और तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या कहा, चौड़ाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 अधिक मतलब क्या, x प्लस 4, जितनी चौड़ाई की उससे 4 अधिक है ना, तो इसलिए x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। आगे आपसे कहता है इसका अर्ध परिमाप, मतलब अर्ध परिमाप क्या मतलब, लिखिए बताता हूं। आयत का अर्ध परिमाप बराबर देखा, आयत का अर्ध परिमाप
कितना दोस्तों 48 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों इसका लो क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिए भैया। तो आयत का अर्ध परिमाप देने के बाद दोस्तों आप देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कितना होता है L, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। और जब अर्ध कहा है यानी कि इसी का आधा, अर्ध परिमाप का मतलब क्या, इसका आधा कर दे तो अर्ध क्या था 2 से 2 कट जाएगा, कितना L प्लस बी ही तो बचेगा भाई। अर्ध परिमाप मतलब अर्ध का मतलब क्या आधा होता है, यानी कि आयत का परिमाप तुम्हारा 2L प्लस बी होता है और इसी का क्या करते हैं आधा, तो 2 से 2 कर देंगे तो कितना बचेगा L प्लस बी, L प्लस बी यानी कि आयत का जो अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप का फार्मूला जो हमारा होगा कितना, इसको रख पड़े, समझ गए ना। तो उसमें 2 नहीं लगेगा, सिर्फ कितना लगेगा L प्लस बी, ठीक, समझ गए ना। तो आयत का अर्ध परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 48 बराबर L कितना हमारा, L कहने का चौड़ाई को B लिखते हैं और L को क्या लंबाई को L लिखते हैं। तो दोस्तों हमारा L कितना हो गया x प्लस 4 और B कितना हमारा है x, यानी कि दोस्तों 48 में से इसको उठा के इधर लाया बराबर के, तो माइनस का 4 बराबर x प्लस x कितना 2x हो गया, तो यानी कितना आ जाएगा 44 बराबर 2x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 44 बटे 2, जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, x का मान कितना 22 सेंटीमीटर आ गया, x का मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि यहां से हमारा क्या स्पष्ट होता है, यहां से x का मान 22 सेंटीमीटर आया, तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई L बराबर दोस्तों कितनी आ गई हमारी, L होगा कि B बराबर ना x सेंटीमीटर मानी थी, x का मान कितना 22 हो गया, तो 22 सेंटीमीटर हो गया। और आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी L, लेंथ इक्वल कितना x प्लस 4 थी ना, तो x प्लस 4 यानी कहने का तो x की वैल्यू कितनी 22 आपने अभी निकाली, और प्लस 4 यानी कितना हो गया 22 और कितना 26 सेंटीमीटर, 22 4 26 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे यहां से पूछा क्या था, आयत का, आपसे पूछा था आयत का क्षेत्रफल बताइए ना, तो फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया L इंटू चौड़ाई कितनी B हो गई, यानी कि L के दोस्तों हमारा कितना है 26 है, ये L ही तो चल रहा था, और इंटू चौड़ाई कितनी 22, 26 गुणे 22 कर लो, कितना होगा 2 छाक 12 के 2 हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5, 26 दूना 52, यानी कितना होगा 2 5 2 7, यानी कि 572, क्या 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या लिखोगे, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, फटाफट लिख लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। दोस्तों कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अभी आयत से संबंधित कुछ प्रश्न और बहुत अच्छे हैं जो कल की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।